तो हाय एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वन शॉट रिवीजन सीरीज फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। आज हम बात करने वाले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर। बेटा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड रिवीजन लेक्चर्स होता है और ये थोड़ा टिपिकल आपको लगता होगा, आप कुछ ऐसा ऐसा खेलना सीखे होगा कहीं पे भी, और कई क्लासेस में लॉजिकली भी सिखाया जाता है। बट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को समझने के पहले हमको दो वर्ड समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बैंक और रिकंसिलिएशन दोनों अलग अलग वर्ड्स है। तो बैंक के अंदर आपको बैंकिंग समझनी पड़ेगी, बहुत ईजी होती है। आजकल आप लोग यूपीआई वगैरह सब चला रहे हो, तो बैंकिंग आप लोग बचपन से देख रहे हो, ठीक है, कि बैंकिंग क्या होती है। थोड़ा और अगर नॉलेज आप ले लेते हो तो उससे आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एकदम ईजी हो जाता है। जो भी बच्चा रट्टा मारता है, फेवरेबल अनफेवरेबल प्लस माइनस, सब बेवकूफ़ी है, ठीक है। और ये जो आप ऐसा ऐसा खेलते हो ना, इसकी जरूरत ही नहीं है अगर आप बैंकिंग समझ जाते हो। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ का दो अलग अलग चीज बैलेंस निकल रहा है, ठीक है, एक ही आइटम में एक ही हिसाब होना चाहिए था, बट किसी कारण से उसका दोनों का अलग अलग हिसाब निकल रहा होगा, तो दोनों का जो गैप है उसका एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट को बोलते हैं रिकंसिलिएशन। जैसे मान लो कि आपके पापा ने आपको और आपकी मम्मी को जवाबदारी दी कि घर भैया घर का हिसाब लिखिएगा, ठीक है। तो किस समय आप थे, तब आपने हिसाब देखा था, आप दोनों मेंटेन किए थे, सब चीज ओके थी। किस समय आप बाहर घूमने चले गए तो हिसाब खाली मम्मी ने मेंटेन किया, आपने मेंटेन नहीं किया। तो इस तरीके के डिफरेंस आते हैं। सिमिलरली एक ही आइटम है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का हिसाब दो लोग मेंटेन कर रहे हैं। एक बिजनेस के अंदर है तो बिजनेसमैन है उसका अकाउंटेंट, ये एक साइड हो गया, और दूसरा बैंक अपना हिसाब अलग से मेंटेन कर रही है। तो कई बार क्या होता है, कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। डिफरेंसेस में क्या होता है, कुछ चीजें डायरेक्टली बैंक ने प्लस माइनस कर दी, आपको नहीं पता, तो आपका बैलेंस कुछ और चल रहा है, वहां बैंक के पास बैलेंस कुछ और चल रहा है, आइटम सेम है, तो ये एक डिफरेंस हो गया। इस टाइप के डिफरेंसेस होते हैं, इसको एक्सप्लेन करता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई जब तुम अपने बुक्स को क्लोज करोगे, ठीक है, बुक्स को क्लोज करोगे उस दिन तुम चेक करते हो कि मेरे बैंक में बैलेंस कितना है और मेरी कैश बुक कितना बता रही है, और दोनों सही है, बट बैलेंसेस अलग अलग दिख रहे हैं। जब दोनों आइटम को आप सही मान रहे हो, बैलेंसेस अलग अलग दिख रहे हैं, तो एक अलग से एक रफ में स्टेटमेंट, ये आपकी जो डबल एंट्री सिस्टम है, अक्रूवल सिस्टम है, उसका पार्ट नहीं होता। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है सर जी। तो इसको आपका अलग से बनता है, ये सेपरेट पार्ट रहेगा, ठीक है। आप रियल लाइफ में बोलो तो साइड लाइन आइटम है, बट यहाँ पे आपका मेन आइटम है। मार्क्स का कवरेज एक बार देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, ठीक है जी। तो मार्क्स कवरेज इस तरीके से है। सबसे पहले देखिए, एक तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, इम्पोर्टेंट क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है, पहला। और दूसरा, इसका जो मार्क्स है, इसका मार्क्स आप वहीं पर टैली कर सकते हो। देखो, अपना रिकंसिल स्टेटमेंट में स्टार्टिंग बैलेंस एंडिंग बैलेंस दिख जाएगा ना, तो बीच के ट्रांजेक्शन अगर आपने घुसा दिए तो चेकिंग वहीं पे हो सकती है एग्जाम के अंदर, एग्जाम में ही चेकिंग हो जाएगी। लॉजिकली बहुत बहुत ईजी है अगर आप बैंकिंग समझते हो और बैंकिंग आप जानते हो, मुझे बस आपको थोड़ा सा रिफ्रेम करना है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक तो या तो जिसकी कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई नहीं हुई है, या तो हुई है और एक बार वन शॉट एक ही जगह पे आपको पूरी प्रैक्टिस करनी हो, और आपका वो फ्रेंड जो आपको फोन करके परेशान करता है उसको मेरा वीडियो भेज दिया करो, सो दैट आपका भी टाइम बचे और उसको भी कॉन्सेप्चुअल समझ में आ जाए, दोनों का काम बन जाएगा इस रिविजनरी वीडियो से। और प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में मिल जाएगी आपको, बाकी सारे चैप्टर की रिवीजन, रेक्टिफिकेशन का जो रिवीजन है ना, वो बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ है, वो आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। सो विद दैट स्टार्ट करते हैं। पहले आप मार्किंग स्कीम समझ लीजिए। बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हर बार 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स का तो आता ही है, तो ऑन एन एवरेज 7-8 मार्क्स आप पकड़ लो, बट यहाँ पे 6 दिख रहा है। तो हर बार इंस्टीट्यूट इसको पूछते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट ईजी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बैंकिंग समझ लेते हैं। बैंकिंग समझ जाएंगे ना तो बीआरएस एक्सट्रीम ईजी हो जाएगा भैया, ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग, कैश अकाउंट एंड बीआरएस। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम क्या होता है, पैसा देना, पैसा लेके लोन बांटना। बट बैंक एजेंसी की तरह और भी सर्विसेज परफॉर्म करती है बड़े लोगों के लिए, बड़े बिजनेसमैन लोगों को जिनके पास समय नहीं है छोटी छोटी चीजें जाके करने का, तो बैंक उनको एजेंसी सर्विसेज देती है। वहां पे वो क्या करती है, वहां पे वो सर्विस फी चार्ज करती है, सर्विस फी। जैसे मान लो आपको डेटा से कलेक्शन करना है, आपको खुद नहीं जाना, तो कई बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपने लड़के रखते हैं कि भाई जाके कलेक्शन करके आएगा, लेकिन भरोसा नहीं होता, लड़का हो सकता है पैसा लेके भाग जाए, या वहां से कलेक्ट करो 1 लाख, आप क्या 90,000 ला रहा हो, 10,000 कहीं और गबन कर रहे हैं, फिर अगली बार देगा, बोलेगा कि इसने दिया नहीं था, और ऐसा झोल झोल चलता रहता है। तो बैंक पे आप भरोसा कर सकते हो। बैंक इसके लिए क्या करेगी, सर्विस फी चार्ज करेगी भैया। बैंक आजकल सिर्फ लोन नहीं बांट रही, सिर्फ पैसा एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बैंक और बहुत सारे काम करती है, ठीक। एलआईसी का प्रीमियम कलेक्ट करना, या कोई और लोन की ईएमआई कटवा देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना। स्टैंडिंग ऑर्डर्स नाम का एक चीज होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स। 11th-12th में जब इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे ना बैंकिंग, वहां पे एक शब्द सुना होगा, स्टैंडिंग ऑर्डर, खड़े रह के ऑर्डर देना।
ठीक है, लिटरल मीनिंग पे मत जाइए, खड़े रह के ऑर्डर लेना का मीनिंग नहीं होता भैया जी। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब है आपने प्रायर बेसिस पे, जैसे आपके बहुत सारे बिल्स होते हैं रेकरिंग बिल, जैसे मान लो टीवी का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स एक्सेट्रा, जो आपको देना ही है हर बार, ठीक है, और आप अपने बिजी शेड्यूल के कारण हो सकता है भूल जाओ, तो आपने क्या किया, जिस दिन आपको होश आया ना, उस दिन आपने बैंक को बोल दिया कि देख बैंक, मैं तेरे को स्टैंडिंग ऑर्डर दे रहा हूँ कि तू इस तारीख को मेरा ये बिल है, ये हर महीने आता है, इसको पटा देना, या साल में एक बार इस तारीख को आता है, इसको पटा देना भाई, ठीक है। तो ये जो बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर, तो बैंक क्या करेगी, बैंक ने नोट कर लिया भैया कि हाँ ये लोग जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं कि ये अपना इस तारीख को पे करवाना चाहते हैं, तो अब ये बैंक की जवाबदारी होती है कि उस तारीख को उसको बिल पे कर देना है। इसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। कलेक्शन मनी अगेंस्ट डिविडेंड इंटरेस्ट एक्सेट्रा, ये सब बैंक एक्स्ट्रा सर्विसेज देती है आपको। नेक्स्ट, चेक क्या होता है, चेक बार बार आप पढ़ते हो चेक, ठीक है, एक बार डिटेल में जाते हैं ना भैया, वैसे तो आपने सुना ही होगा, ये कागज है, कागज, ये ट्रांसफर का इंस्ट्रूमेंट होता है। चेक इज अ ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, जैसे सपोज मुझे अपने बैंक अकाउंट से किसी को कोई पैसा देना है, तो आजकल आप क्या यूज करते हैं, आप यूपीआई यूज करते हैं, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, यूपीआई इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट टू ट्रांसफर मनी। पुराने जमाने में कागज चलते थे, तो चेक एक इलेक्ट्रॉनिकली प्रिंटेड कागज टाइप का रहता है, सिक्योरिटी पेपर में घुसा हुआ रहता है, उसका पेपर अलग टाइप का रहता है, मतलब नॉर्मल कागज नहीं रहता, वो थोड़ा अलग फील होता है, आप देखोगे उसको छू के तो एक एसबीआई का चेक मैंने यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, आपका फॉर्मेट आप देख लीजिएगा, कई लोगों ने यूज किया होगा, नहीं किया होगा, धीरे धीरे ये आउटडेट होते आ रहे हैं। क्यों आउटडेट हो रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑनलाइन ट्रांसफर्स है ना, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई, ये सारे क्या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, इनका चलन बहुत ज्यादा हो गया आजकल, तुरंत पैसा हो जा रहा है इधर उधर। बट आपका जो बीआरएस है ना, वो पुराने जमाने के हिसाब से बना हुआ है, तो वो अभी भी चल रही है प्रथा, तो चेक्स है बट उतने नहीं चल रहे हैं, आरटीजीएस एनईएफटी ज्यादा चलते हैं, तो चेक इस फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। पे मतलब किसको पे कर रहे हो, वर्ड्स में दिया हुआ है और यहाँ पे नंबर्स में दिया हुआ है, सिग्नेचर डालेगा, कोइंसिडेंटली यहाँ पे मेरा नाम, बट आई एम नॉट दास, यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर पहले से प्रिंट करके आया हुआ है चेक, ठीक है। चेक का नंबर बेटा आप लोग हर बार ढूंढते हो ये वाला है, कई बार कंफ्यूजन होती है, तीन टाइप की चीजें दी हुई है, कौन सा वाला नंबर चेक नंबर है, तो यहाँ पे दिया हुआ चेक नंबर, तो ये भी आपके काम आ जाएगा जनरल नॉलेज के लिए। तो भी ये चेक एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर है जो विच इंस्ट्रक्ट्स द बैंकर टू पे द अमाउंट, इंस्ट्रक्ट करता है बैंकर को कि भैया इसको पे कर दीजिए मेरे अकाउंट से। इशूअर इज पेइंग मनी, जो चेक को इशू करता है, इशू इशू, ठीक है, इशू शब्द देखना बार बार आएगा क्वेश्चन में और पहले भी आपने पढ़ा होगा, वो पैसा पे करता है। रिसीवर शैल डिपॉजिट द चेक टू हिज बैंक, जैसे सपोज आपने किसी को चेक दिया, अगर आपने पेमेंट करना हो, सामने वाला क्या करेगा, उसको अपने बैंक जाके डिपॉजिट करेगा, उसका बैंक हमारे बैंक अगर सेम हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत सेटलमेंट हो जाता है, क्योंकि दोनों एक ही बैंक के अंदर है। बट अगर हमारा बैंक और उसका बैंक अलग अलग हुआ, तो जो सामने वाला बैंक है वहां पे चेक डिपॉजिट हुआ है कलेक्शन के लिए, चेक डिपॉजिट हुआ है कलेक्शन के लिए, और वो बैंक हमसे, हमारी बैंक से कम्युनिकेट करेगा कि भैया तुम्हारे यहाँ का चेक आया हुआ है, तुम इसका सेटलमेंट करो, तो फिर उस सेटलमेंट का एक टाइम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक डिफरेंस क्रिएट होने वाला है जो अपन क्वेश्चंस में डील करेंगे, ठीक। इट टेक्स 3 to 4 days टू ट्रांसफर द अमाउंट फ्रॉम इश्यूअर बैंक टू रिसीवर बैंक, जनरली वैलिड फॉर 90 days। आप अगर किसी को चेक देते हो, ऊपर में लिखा हुआ है 3 months, यहाँ पे ऊपर में लिखा तो चेक इज वैलिड फॉर 3 months, और ये जो चेक है ना, अब इसमें क्या रहता है, देखो ऊपर में यहाँ पे ना कुछ क्रॉस नहीं दिया हुआ था अभी तक, मेरे करने के पहले कुछ नहीं था, तो इसका मतलब ये था कि सामने वाला चाहे तो इस पैसे को अपने अकाउंट में भी गिरा सकता है, या तो वो इसका पूरा कैश विड्रॉल भी कर सकता है, बट आपने ऐसा क्रॉस मार दिया, ऊपर कॉर्नर में क्रॉस मार दिया, ये बैंकिंग की भाषा में इसका मतलब होता है क्रॉसिंग ऑफ चेक, क्रॉसिंग यहाँ पे ऐसे मार दी ना आपने, इसका मतलब ये होगा कि इस चेक का क्लियरिंग सामने वाले के खाते में ही ट्रांसफर होगा, वो कैश विड्रॉल नहीं कर पाएगा, ठीक है जी। कैश विड्रॉल नहीं कर पाएगा, डायरेक्टली उसके अकाउंट में जाएगा, फिर वहां से वो भले कैश विड्रॉल कर दे, डायरेक्टली इस चेक से वो कैश विड्रॉल नहीं कर सकता, उसको पहले पैसा अपने खाते में लेना है, फिर वहां से देखो जो करना है कर। सो इसका क्या बेनिफिट होगा भाई, उसका सामने वाले का नाम ना हमारे स्टेटमेंट में कैप्चर हो जाएगा, अदरवाइज हमारे स्टेटमेंट में खाली ये लिखा होता कि कैश विड्रॉल किया जा रहा है, कौन कर रहा है वो नहीं लिखा होता। और इससे क्या होगा, अकाउंट नेम डाल दोगे ना, मतलब अकाउंट पे ही कर दोगे, इसको बोलते हैं अकाउंट पे ही, तो ऐसा करके लिखते हैं अकाउंट पे ही, पेन से कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, बैंक को आप पेन उठाओ और ऐसा क्रॉस मार दो ऊपर में, या तो लिखना तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी बैंक समझ जाएगी कि अकाउंट पे ही चेक हो गया, अगर आपने ऊपर कॉर्नर में लेफ्ट साइड कॉर्नर में क्रॉस मार दे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है जी। तो ये हो गया चेक, ओके। नेक्स्ट, तो आपको इसी का एक इलस्ट्रेशन करके समझाता हूँ कि सपोज से ये व्यक्ति है ए और ये है आपका बी, ए बी एक्स वाई अपने इसमें हमेशा चलता है अकाउंट्स में, तो ए ने क्या किया, यहाँ पे एक चेक दिया है, ठीक, ये हो गया वन ट्रांजेक्शन। फिर ये जो चेक है, ये बी ने क्या किया, सेकंड नंबर एसबीआई, उसकी बैंक थी एसबीआई, उसने एसबीआई को दे दिया,
और ये चेक चेक था यहाँ पे सपोज यूबीआई का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चेक था, तो जैसे ही चेक उसके पास जाएगा तो एसबीआई चेक देगी किसको, हमारी बैंक को। इसको बोलते हैं इशूइंग बैंक बोल सकते हो, और इसको रिसीवर बैंक बोल सकते हो। ठीक। फिर ये जब चेक यहाँ पे आएगा तो इन लोग चेक करेंगे, चेक अलग हो गया और चेक अलग हो गया, ठीक है, सी एच ई क्यू यू नहीं, सी एच ई क्यू यू आने के बाद सी एच ई सी के चेक करेंगे कि क्या इसके खाते में बैलेंस है क्या। इफ यस तो यस बोल के सेटलमेंट के बाद यहाँ पे मनी ट्रांसफर हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होता है 4 और 5। दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर भैया चेक को गिनने में। और इसको अगर डिफरेंट बैंक्स में अगर आप करोगे ना तो 2 से 3 वर्किंग डेज लग जाते हैं चेक को क्लियर करने में। यहीं पे आपके डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं मेजर। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट पेड, ठीक है, बट नॉट क्लियर एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजें को डिफरेंस होते हैं। नेक्स्ट, अब डिफरेंस अराइज कैसे होता है देखिएगा। सपोज अपन ने अपनी अपनी बुक से अपने को एक चेक मिला, ठीक है, चेक रिसीव्ड। चेक रिसीव होगा तो आप डेबिट साइड में डाल दोगे 10,000 रुपए, लेकिन बैंक के बुक्स में यहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा एक और चीज ध्यान रखिएगा, बैंक स्टेटमेंट में या बैंक पासबुक बोल लो या बैंक की कोई भी डॉक्यूमेंट बोल लो, वहां पे क्रेडिट शब्द का मतलब होता है डिपॉजिट और डेबिट शब्द का मतलब होगा विड्रॉल, मतलब पैसा कट जाना। तो बैंक जब आपके खाते को क्रेडिट करती है तो बैंक अपनी भाषा में आपको बता रही है कि आपके साइड से डेबिट हुआ, बट उनके साइड से क्या हुआ है, क्रेडिट। तो आपका जो डेबिट हो बैंक का क्या हो गया, क्रेडिट भैया। तो बैंक व्हेन क्रेडिटेड योर अकाउंट मींस आपके खाते में पैसा बढ़ा है, बट बैंक व्हेन डेबिटेड योर अकाउंट मींस आपके खाते से पैसा कम हो गया है जी। तो ये उल्टी भाषा यूज करते हैं अपने हिसाब से, मतलब हमारे लिए जो डेबिट है उनका क्रेडिट है तो वो हमको क्रेडिट भाषा में बोलते हैं। तो क्रेडिट, बैंक क्रेडिट मतलब प्लस अपने लिए, और बैंक का डेबिट मतलब हमारे लिए माइनस। लेकिन कैश बुक में आप क्या करते हो, डेबिट साइड में प्लस और क्रेडिट में माइनस। तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट में देख लीजिए आप, यहाँ पे कुछ नहीं आया, यहाँ पे क्रेडिट में आना चाहिए था, बैंक की बुक्स में क्रेडिट साइड में आना चाहिए था, तो यहाँ पे टाइमिंग डिफरेंस है। ठीक। तो अब देखो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से स्टार्ट करें, अगर आप कैश बुक रेको बनाओगे और कैश बुक से स्टार्ट करोगे तो कैश बुक में 10,000 पैसा पड़ा हुआ है बट पासबुक में नहीं है, तो रेको में आप डाल दीजिए स्टेटमेंट के फॉर्म में कि चेक डिपॉजिट किए थे, वो एंट्री पड़ी हुई कैश बुक में बट नॉट येट क्लियर्ड, तो उसको माइनस कर देंगे 10,000, तो पासबुक का बैलेंस 0 है, पीबी का बैलेंस। और अगर आप पीबी से स्टार्ट करो, प्लस माइनस कोई रट्टा नहीं भाई, पीबी का बैलेंस देखो 0 है और कैश बुक का बैलेंस क्या है जी, 10,000 है, तो यहाँ पे मुझे ऐड करना है 10,000। इस तरीके से आप लॉजिक बनाएंगे भैया। ठीक, मतलब जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो ना वहीं पे आप प्लस माइनस कर सकते हो, एंड वाले बैलेंस तक जहां तक पहुंचना वहां से कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे आप जर्नी स्टार्ट करते हो अपनी सिटी से किसी और सिटी में, तो आप अपनी सिटी से मूव करते हो वो टारगेट सिटी के टुवर्ड। सिमिलरली अगर आप कैश बुक से स्टार्ट करते हो तो कैश बुक से आपको पासबुक तक जाना है, तो प्लस माइनस कहाँ पे करोगे, कैश बुक में करोगे, और यहाँ पे प्लस माइनस होता था पासबुक में। ठीक है जी, तो ये चीजें अगर आप बेसिक्स ध्यान में रख लेते हो ना तो आपके लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कॉन्सेप्चुअल रहेगा। भाई हिम्मत मत मारना, आधे घंटे का पेशेंस रखना, पूरा समझ में आएगा आधे घंटे के अंदर। ठीक है जी, तो रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी आपकी। ठीक है, अब कुछ बीआरएस के फॉर्मेट दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये होता है कि आप पहले बैलेंसेस लिख दो जहां से भी आप स्टार्ट कर रहे हो, फिर एडलेस एडलेस चला लो। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ऑप्शन नंबर 2 प्लस का कॉलम अलग रख लो, माइनस का कॉलम अलग रख लो, दो अलग अलग ऑप्शन है। ऑप्शन मतलब कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो पहला वाला ऑप्शन है प्लस माइनस कुछ भी खेल देंगे अपन क्वेश्चन के हिसाब से, अपने को खेल देना चाहिए ये वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से ओके। और मोस्ट ऑफ सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट के भी इसके हिसाब से ही दिखते हैं, किसी किसी जगह पे उन्होंने ये वाला फॉर्मेट अपनाया है। और दोनों करोगे दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों सही आएगा, खाली प्रेजेंटेशन करने का तरीका है जी। तो आप मेरे हिसाब से ये फेवरेबल है, बाकी आप देख लीजिए। अब यहाँ पे जो रिवीजन की शीट है, रिवीजन की शीट में क्या हो रहा है, जितने भी एग्जांपल्स पॉसिबल हो सकते हैं बीआरएस के टू द मोस्ट जितने मुझे मिले मैंने पूरे एक जगह डाल दिए इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर, इजी टू हार्ड के मैनर में। ठीक है, फिर इसके बाद एडजस्टेड कैश बुक आएगा, फिर आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सिक्वेंशियल ही है, सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को आप देख लोगे ना तो एग्जाम में आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा जी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक बार अपन पानी पी के स्टार्ट करते हैं। चेक इशूड
ड्रॉन, इशूड मतलब ड्रॉन, ये अंदर का मीनिंग जो आपके माइंड में चलना चाहिए वो अंदर में लिखा हो। इशू का मतलब होता है भाई पे करना। आप किसी को चेक फाड़ के ऐसा इशू करते हो ना, तो आप उसका मतलब है पे कर रहे हो। बट नॉट प्रेजेंटेड, सामने वाले ने क्या किया, चेक कलेक्ट किया और अपना ड्रॉअर में रखा हुआ है, वो अभी तक बैंक नहीं गया, क्योंकि चेक वैलिड कब तक होता है भैया, 90 डेज तक वैलिड होता है। समझ में आ रहा है भैया कि क्यों नहीं जा रहा है वो? नहीं तो आपको लगेगा भाई वो क्यों नहीं जा रहा है, मतलब क्यों नहीं जा रहा है। 90 डेज तक चेक वैलिड होता है, आपके पास भरोसा है उसको, तो तुरंत में नहीं लगा रहे, वो पहले 15 20 10 15 चेक कलेक्ट करेगा, फिर एक साथ जाएगा बैंक में डिपॉजिट करने, उसकी मर्जी है, क्योंकि 90 डेज तक चेक वैलिड होता है। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो जब हम चेक इशू करते हैं, अब देखो मैं जो आपका सॉल्यूशन लिखूंगा वो पहले ऐसा लिखूंगा कि जैसा आपके माइंड में चलना चाहिए, फिर उसका मैं फाइनल सॉल्यूशन जो आप एग्जाम में लिख के आओगे वो करता हूँ। प्रेजेंटेशन ऊपर आप समझ गए हो, मैं आपको सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट समझा रहा हूँ, चीज़ें लॉजिक्स बता रहा हूँ इसमें रिवीजन के अंदर। ठीक है, तो ये जो आपका माइंड में चलेगा वो यहाँ पे है माइंड, और फाइनल मैं आपको नीचे में दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर समझ जाइएगा एक बार समझाने का। ठीक है जी, तो पहले माइंड में क्या चलना चाहिए सर, ओके बता देते हैं। चेक कैशबुक में क्या हुआ है भैया, कैशबुक के अंदर ये लॉजिकली जा रहे हैं ना अपन, ऐसा ऐसा कुछ नहीं खेल रहे हैं। ठीक है जी, तो कैशबुक के क्रेडिट साइड में आपने 30,000 माइनस कर दिया है, जब आपने चेक को इशू किया था। देखो कोई रट्टा नहीं है, ठीक है, पूरा दिखा रहा हूँ आपको कैशबुक में आके। बट पासबुक में डेबिट तो हुआ ही नहीं, अपना क्रेडिट तो उसका डेबिट होना चाहिए, अपना डेबिट तो उसका क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, उल्टा लॉजिक चलता है पासबुक के केस में, क्योंकि वो बैंक मेंटेन करते हैं और बैंक अपनी भाषा में मेंटेन करेगी जी। ठीक है, चलिए, तो भैया एक बात समझिएगा, यहाँ पे माइनस हुआ है, यहाँ पे माइनस नहीं हुआ है, तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, बीआरएस में ऊपर आप स्टार्ट करोगे, बैलेंस फ्रॉम कैश बुक -30,000, मतलब जो भी क्वेश्चन में दिया हो वो ले लीजिए। और इस पॉइंट की एडजस्टमेंट क्या रहेगी, इस पॉइंट को आप पहले लिखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इतना ही लिखिए बस, बट नॉट प्रेजेंटेड, यही लाइन शॉर्ट में लिख दो। ठीक है, कैशबुक में माइनस हुआ है, पासबुक में माइनस नहीं हुआ। अगर मैं कैशबुक से स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर मैं कैशबुक से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे कैशबुक को ही अमेंड करना पड़ेगा, तो मैं कैशबुक में +30,000 कर दूंगा। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है, इस पॉइंट का फाइनल सॉल्यूशन है कि बीआरएस में आपको ऐड करना है, अगर आप कैशबुक से स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो, ऊपर मैं लिखता हूँ सीबी टू पीबी, और यहाँ पे लिख रहा हूँ पीबी टू सीबी, दो वेराइटी के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो वेराइटी, आपको डिपेंड करेगा कि कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं पासबुक से स्टार्ट करता था तो कैशबुक में माइनस किया हुआ है, तो मुझे पासबुक में एडजस्टमेंट करना है, मैं वहां पे माइनस कर देता था। बट ये जो पॉइंट है, ये कैशबुक से पासबुक जाने वाले डिफॉल्ट क्वेश्चन इसी के रहते हैं, तो कैशबुक में ही मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कैशबुक से स्टार्ट किया हूँ। मैं आपको प्लस माइनस नहीं समझा रहा हूँ भाई, आप स्टार्ट कहाँ से किया, आप कैशबुक से स्टार्ट किया हो ना, आप एडजस्टमेंट भी कैशबुक में ही करोगे, तो आप पासबुक तक पहुंच जाने वाले हो। तो आपने कैशबुक में क्या किया, माइनस हो चुका था, पासबुक माइनस नहीं हुआ है, तो हमको पासबुक से मैच करानी चीज़ें, तो उधर भी नहीं माइनस, नहीं तो इधर भी माइनस नहीं होना चाहिए, तो जो ऑलरेडी माइनस हो चुका है उसको जीरो करना हो, +30,000 कर दीजिएगा, तो आपका आंसर ये है। आई होप आपको पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं विद कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, कोई ऐसा ऐसा पैसा वैसा नहीं। ठीक है, ये अब आप थोड़े मैच्योर हो चुके हैं, आप लॉजिक समझिएगा। ठीक है, हो सकता था 11th 12th में आपने नहीं सुना होगा। चेक इशूड ड्रॉन 70,000, आउट ऑफ दिस चेक्स चेक अमाउंटिंग टू 40,000 वर प्रेजेंटेड। ठीक है, मतलब खुद सोचिएगा कितने नॉट प्रेजेंट हुए, 30,000 नॉट प्रेजेंटेड हुए जी। ठीक है, तो आपको इस एंट्री का जो अमाउंट रहेगा ना, ना 70 रहेगा ना 40 रहेगा, बीआरएस में आप ऐड करेंगे 30,000, अगर आप कैशबुक से पीबी जा रहे हैं, और अगर पीबी से कैशबुक जाओगे तो माइनस कर दोगे। और फेवरेबल अनफेवरेबल कुछ नहीं करना है भैया, देख फेवरेबल का होगा मतलब प्लस बैलेंस है, और अनफेवरेबल हुआ तो माइनस बैलेंस। तू एक काम कर, अगर तेरा फेवरेबल हुआ तो तू ऊपर प्लस रहने दे, और अगर अनफेवरेबल हुआ तो तू ऊपर माइनस रहने दे, तो उससे क्या होगा भाई कि प्लस माइनस से अपने आप आंसर आपका सही आ जाएगा। आप ऊपर पॉजिटिव रहने दीजिए, और अगर अनफेवरेबल तो ऊपर ही नेगेटिव बना दो ना। आप क्या करते हो, अनफेवरेबल को कई जगह ने ऐसा भी सीखा होगा कि उसको प्लस माइनस कुछ नहीं लिखते, मतलब आप प्लस हो गया। अगर आपने माइनस साइन इंडिकेट नहीं की तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अमाउंट प्लस होता है, उसके कारण आप नीचे की जितनी भी एंट्रीज है उसको पूरा उल्टा करते हो, मत करो भाई। ठीक है, ये जो एंट्रीज मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, इसका एडजस्टमेंट ऐसा ही होने वाला है जैसे मैं बता रहा हूँ। बस आप अगर अनफेवरेबल बैलेंस हुआ तो ऊपर का जो कैश बैलेंस रहेगा, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, उसको आप सीधा सीधा
माइनस लगा दीजिए अनफेवरेबल केस में, बाकी सारी चीज़ें ओके और सेम रहेंगी। ठीक है, तो फेवरेबल अनफेवरेबल इसके बाद बात नहीं होगी जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड। आप खुद चेक डिपॉजिट कब करते हो? जब आपको चेक मिला होता है। पेड इनटू बैंक, बैंक में डाला, बट नॉट क्लियर्ड, बैंक वाले ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। तो अभी देखो पीछे की कहानी देखो, ये आपकी माइंड, माइंड की कहानी देखिएगा। माइंड में क्या होना चाहिए कि भाई ये कैश बुक है, हमको जब चेक मिला होगा तो हमने डेबिट साइड में ऊंचा कुचक के 25,000 की एंट्री मार दी है प्लस की। ठीक है जी, बट यहाँ पे पासबुक में बैंक के पास देयर इज नो एंट्री, मतलब यहाँ प्लस नहीं हुआ है, बैंक में जीरो है। तो आप बीआरएस में क्या करोगे? स्टेटमेंट पास करोगे बीआरएस के अंदर, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, बट नॉट क्लियर्ड, सीबी टू पीबी। अब देखो कैश बुक में आपने प्लस किया था ना, तो उसको सुधारना है। पासबुक में कुछ नहीं हुआ इस एंट्री के रिगार्डिंग, तो पासबुक में इस एंट्री के लिए तो जीरो पड़ा हुआ है। तो भाई 25,000 प्लस किए थे, नलीफाई करना है तो माइनस कर दीजिए, -25,000, और यहाँ पे +25,000। ये क्या है? पीबी टू सीबी है, समझ रहे? पासबुक टू कैश बुक। आई होप आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें समझ में आ रही होगी। ऊपर माइंड है और नीचे देखो बीआरएस में क्या जाएगा वो डला हुआ है। ठीक है जी, आउट ऑफ 20,500 पेड इन बाय रानी इन कैश एंड बाय चेक। ठीक है जी, on 31/3/18 check amounting to 7,500 were credited on 7/4/2018। बीआरएस की डेट जो रहेगी वो 31/3 रहेगी। ओके, कोई इशू नहीं। मतलब जो लफड़ा है ना, वो लफड़ा सिर्फ 7,500 का था। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, क्रेडिटेड का मतलब होता है क्लियर। क्रेडिटेड शब्द यहाँ पे जो क्रेडिटेड शब्द है इसका मतलब होता है क्लियर। तो इस क्वेश्चन की रेलेवेंस सिर्फ इतनी कि आपको अमाउंट आइडेंटिफाई करना कि कौन से वाले की एंट्री मारनी, तो 7,500 वाले की एंट्री मारनी। बाकी अदरवाइज इट इज सिमिलर टू 3 अबव। तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस खाली 7,500 की एंट्री लेनी है, क्योंकि दिक्कत उसी में हुई थी, बाकी सब चीज़ें क्लियर हो चुकी है। खाली उसमें से 7,500 है जो बाद में क्लियर हुआ, जो बीआरएस की डेट तक क्लियर नहीं हुआ था उसी का मार हो गया। चेक वर्थ ₹20,000 हैज बीन सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, आपने भेज दिया था, बट द कलेक्शन वॉज रिपोर्टेड एज अंडर। 30/6 को आपने क्या किया? 14,000 का कलेक्शन कर दिया। अब बीआरएस भी कब बनाया आपने? 30/6 को बनाया। मतलब ये हुआ ना, 20 में से 14 कलेक्ट हो गए, मतलब 6,000 कलेक्ट नहीं हुआ था बीआरएस की डेट के दिन। बाकी के नीचे का छोड़ दो भाई, 30/6 तक आपको 14,000 कलेक्ट हो गया, मतलब 6 कलेक्ट नहीं हुआ है। देयरफॉर डिफरेंस कितने का राइज हो रहा है? 6 का। तो आपने कलेक्शन के लिए भेजा था तो अपने कैश बुक में उसको प्लस मार दिए थे, बट पासबुक में तो वो कलेक्ट हुआ ही नहीं है। तो देयरफॉर आप बीआरएस में क्या करोगे? बीआरएस में आप लिखोगे चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड, 6,000 रुपीज यहाँ पे माइनस हो गया सीबी टू पीबी में, और पीबी टू सीबी में क्या होगा जी? प्लस, जस्ट उल्टा। एक चीज सीख लो, दूसरी चीज में जस्ट उल्टा। तो लॉजिक दिमाग में एक रखेंगे, उसका उल्टा पीबी टू सीबी वाले बना के आएंगे। ठीक है जी, आप चाहो तो उसका भी लॉजिक ले सकते हो। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू 300, खाली इतना लिखा रहेगा भाई। बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू 300 का मतलब ये हुआ, बैंक कभी भी आपके ऊपर चार्ज ठोकेगी ना तो फोन करके परमिशन नहीं मांगेगी, भैया मैं आपके अकाउंट में चार्ज ना डेबिट कर रहे हैं। वो सीधा सीधा ठोक देगी, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर ऑटोमेटेड ठोक देता है। तो डायरेक्टली पासबुक से क्या होता है ये, अब देखो यहाँ पे पासबुक का खिलाएगा, ये आपकी वाली गलती नहीं है। चेक इशूड आपने वो किया और प्लस, ऐसा नहीं है। सीधा सीधा क्या हुआ, पासबुक में माइनस किया, डेबिट की एंट्री डली हुई है, माइंड में ये लेना है भैया। तो ये लो माइंड, पासबुक में क्या हुआ है? डेबिट में पैसा कट गया है 300। आपने क्या किया है? कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं की, तो क्रेडिट साइड में माइनस कर दो। तो बीआरएस में सीधा लिखो स्टेटमेंट बैंक चार्जेस, और कैश बुक से जब पासबुक तक जा रहे होंगे ना आप सीधा सीधा कैश बुक में इसको माइनस कर दो 300 को, तो आपका पासबुक से मैचिंग हो जाएगा। और यहाँ पे उल्टा, पासबुक से कैश बुक था। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1250। जैसे चार्ज बैंक डायरेक्टली काट लेती है, वैसे इंटरेस्ट भी आपको ऑटोमेटेड मिलता है। इसका मतलब ये है कि भैया माइंड में ये चलेगा कि पासबुक में चीजें क्रेडिट साइड में ऐड हो गई हैं 1250। तो ठीक है, हमको कैश बुक से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे सीधा बीआरएस में लिख दीजिए आप कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड
आपको पता नहीं था, बाद में पता चला, आपने अपने में 1250 ऐड करवा दिया, और उल्टा होगा तो -1250 से मैच कर जाएगा। उल्टा का मतलब होता है पीबी टू कैश बुक, सीधे का मतलब है कैश बुक टू पासबुक। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 160 एंटर्ड इन पासबुक, मतलब बैंक ने खुद एंटर कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है, आप जब पैसा ज़्यादा उठा लेते हो बैंक से, जितना आपकी कैपेसिटी है, तो बैंक उसके ऊपर एक इंटरेस्ट चार्ज करती है, 160 रुपीज़ में चार्ज कर दिया, तो पासबुक से कट चुका है। अगर आप कैश बुक से स्टार्ट करते हो तो बीआरएस में सीधा लिखो कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंटर्ड इन पासबुक लिख सकते हो, डेबिटेड बाय बैंक कुछ भी लिख सकते हो। कैश बुक टू पासबुक जा रहे होगे ना, तो आप यहाँ पे -160 कर लेना है। ठीक है जी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओडी कलेक्टेड बाय बैंक एंड डेबिटेड इन पासबुक 1,20,000, ये पूरा का पूरा सेम है, खाली स्टेटमेंट अलग है। पूरा सेम रहेगा ट्रीटमेंट इसका, पासबुक माइनस हो गया भैया, नीचे भी आप माइनस कर दो बीआरएस के अंदर। A check of 73,000 has been dishonored and no record in cash book। भैया आप याद करिएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक छोटा सा पार्ट आपको याद दिला रहा हूँ। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, कभी भी किसी का भी पास भी बीआर पड़ा हुआ है, बिल रिसीवेबल, वो अपने बैंक जाके उसको डिस्काउंटिंग करता है। डिस्काउंट का मतलब पैसा कम कराना नहीं, डिस्काउंट का मतलब जैसे 1 लाख का अगर बिल है, तो बैंक को बोलेगा आप एक काम करिए, 1 लाख का बिल रखिए, मुझे ना आप 90,000 दे दीजिए, 10,000 ब्याज मान लीजिए, और आप क्या करना, जब बीआर का डेट आएगा उस दिन जिसका बीपी है, जो एक्सेप्टर ऑफ द बिल है, उससे जाके आप ना ये 1 लाख पूरा कलेक्ट कर लेना, मैंने आपसे 90 ले लिया। अब जब वो बैंक उसके पास, सामने वाले के पास जाता है, ठीक है, उस समय अगर उसने अगले ने मना कर दिया, तो बैंक उसको कुछ नहीं करेगा। बैंक क्या करेगा, धड़ से नाराज होकर आ जाएगा बैंक ब्रांच में, और वहां पे कंप्यूटर में सीधा आपके अकाउंट से पैसा काट के रखेगा, पूरा का पूरा 1 लाख, नॉट द 90,000। क्योंकि देखो भैया, बैंक वहां पे समाज सेवा नहीं कर रहा है, बैंक से आपने पैसा जल्दी उठाया तो बैंक को चाहिए इंटरेस्ट। ठीक है, बैंक का ऑपरेशनल इनकम क्या होता है, इंटरेस्ट। तो भैया वो आपसे 90 + 10 पूरा 1 लाख कलेक्ट कर लेगा। अभी आप जानो सामने वाले पार्टी से कलेक्ट करना। तो इस केस में वैसे ही हुआ है, अ चेक ऑफ 73,000 हैज बीन डिसऑनर्ड एंड नो रिकॉर्ड इन कैश बुक। ठीक है, यहाँ पे चेक डिसऑनर हुआ है, तो भैया चेक डिसऑनर जब होता है मतलब चेक बाउंस होना, तो आपने क्या किया, मीठा मीठा जब आपको चेक मिला होगा, तब आपने कैश बुक में उसको +73 कर दिया था, बट पासबुक में हो ही नहीं पा रहा है। हो ही नहीं पाने का मतलब ये है कि सामने वाले का अकाउंट में पैसा नहीं होगा, तो डिसऑनर हो गया है। तो नहीं हो पा रहा, तो आप भी एक काम करो ना भैया, यहाँ पे लिखो बीआरएस के अंदर चेक डिसऑनर्ड, और अगर आप कैश बुक टू पासबुक जा रहे हैं तो अपने को ही माइनस करना है 73,000, और पासबुक टू चेक बुक जाओगे तो +73,000 कर लेना है जी। ठीक है। नेक्स्ट, बैंक ने डिविडेंड वाला कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, अ डिविडेंड ऑफ 3,80,000 पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक बट येट नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने 380 कलेक्ट कर लिया डिविडेंड। ठीक है भाई, अगर पासबुक में प्लस हो चुका है +380, तो आप भी कर दीजिए ना कैश बुक में। तो बीआरएस में आइएगा, डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड लिख दीजिए, डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड कितने का भैया, 380 का, बहुत ज़्यादा ही डिविडेंड था, ऐड कर दें। और अगर पासबुक से जा रहे होंगे कैश बुक में, तो -380 होगा राजा या रानी। ठीक है, तो आई होप ये वाले पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। कुछ समझ में नहीं आएगा तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा। नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द कैश बुक फॉर अ ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 पेड वाया बैंकर्स ऑर्डर। भाई ये ट्रेड सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन शब्द जैसे आप स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे आप नेटफ्लिक्स एंड चिल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वैसे ही ट्रेड सब्सक्रिप्शन होता है। ट्रेड एसोसिएशन का मेंबरशिप हो सकता है, या मैगजीन का कोई ट्रेड मैगजीन है उसका सब्सक्रिप्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टेंडर वाले का सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये एक सर्विस फी होती है। तो आपने जैसे बैंकर्स ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, उस तरीके से आपने पहले उसको बोला होगा, और उसने क्या किया है, सामने वाले ने काट लिया है। एंड नो एंट्री हैज बीन मेड इन कैश बुक। ठीक है जी, मतलब क्या है, पासबुक में तो माइनस की एंट्री हो गई है ना 10,000 की, तो आपको बीआरएस में क्या करना है, ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑन बैंकर्स ऑर्डर, ये स्टैंडिंग ऑर्डर टाइप का है।
आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए 10,000, ठीक है जी। और पासबुक टू कैश बुक जा रहे होगे तो ऐड कर दीजिएगा, तो वहाँ पे ना लिख जाएगा कैश बुक तो पासबुक। वापस से रिपीट कर रहा हूँ भाई प्लस माइनस के बारे में। अनफेवरेबल फेवरेबल का हम अपने यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला शुरू में ही, जब आप बैलेंस एज पर कैश बुक लिखते हो तो वहाँ पे अगर फेवरेबल है तो प्लस अमाउंट लिख दो या कुछ मत लिखो प्लस माइनस, और अगर अनफेवरेबल होगा तो वहीं पे माइनस बैलेंस लिख लेना। बाकी पूरी चीज़ों को हमको सेम रखना है, बदलना नहीं है बार बार, एक स्ट्रेटेजी पकड़ के चलिए, ठीक है। अब कंफ्यूजन कहाँ पे राइज होता है, कई कई बुक में या कोई कोई क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट क्या करती है, एक तरीका अपनाती है, फिर कहीं और दूसरा तरीका अपनाते हैं। सारे सही है, सबसे आंसर आपका सेम आने वाला है भैया। तो जब आंसर ही सेम आएगा तो हम एक तरीके से चलते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से चलते हैं भैया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स का आप एडजस्टमेंट फेवरेबल अनफेवरेबल के हिसाब से चेंज नहीं करोगे, ठीक है। उसके कारण आपको चार चीज याद रखनी पड़ती है, कैशबुक से पासबुक जाने का फेवरेबल, फिर उसी का अनफेवरेबल, फिर पासबुक से कैशबुक जाने का फेवरेबल, फिर अनफेवरेबल। चार मत याद रख भाई, तो कैशबुक से पासबुक जाने का फेवरेबल याद रख ले, ठीक है। फिर अगर अनफेवरेबल होगा तो ऊपर में ही उसको माइनस कर देना, अनफेवरेबल बैलेंस मतलब ज्यादा उठा लिया भाई आपने, ऊपर में ही माइनस कर दिया कैश के बैलेंस को, ठीक है। और उसके बाद अगर पासबुक टू कैशबुक जाएंगे तो इसका उल्टा कैशबुक टू पासबुक आने का। डन है जी, थैंक यू सो मच। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली इन द बैंक। आपको गवर्नमेंट सब्सिडी डायरेक्टली बैंक में मिल गई तो पासबुक में चीजें प्लस हो गई है भाई, देख पूरा लॉजिकली सिखा रहा हूँ, माइंड ये माइंड चल रहा है। पासबुक में चीजें आपकी प्लस हो गई हैं, ठीक, अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, इसको 40,000 समझ लीजिए, और कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं है, तो बीआरएस में सीधा आपको लिखना है डिफरेंस क्यों आया, डिफरेंस है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी डायरेक्टली बैंक वाले ने रिसीव कर ली थी, ठीक है भैया। तो हम इसको कैश बुक टू पासबुक जाने में ऐड 40,000 कर लेंगे जी। ओके सर, थैंक यू। ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, इसको आप 75,000 मान लीजिए। भाई ये जो ड्राफ्ट है ना, इस पॉइंट के अंदर मुझे सिर्फ आपको इतना ही एक्सप्लेन करना है, ड्राफ्ट इज अनदर नेम फॉर चेक। अब भाई दोनों में फर्क क्या होता है, चेक और ड्राफ्ट ऑलमोस्ट सेम होता है, बट जब आप चेक किसी को इशू करते हो तो जो अकाउंट होल्डर है उसके पास चेकबुक होती है, वो पन्ना वन्ना सब लिख के फाड़ के दे देता है, वो हो गया चेक। डीडी के केस में ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं डीडी। डिमांड ड्राफ्ट के केस में क्या होता है, ये खुद कस्टमर नहीं वो करेगा, मतलब जो चेक इशू करता है ना, जिसको पे करना है, वो अपने घर बैठ के या ऑफिस में बैठ के इशू नहीं कर सकता, वो जाएगा बैंक, बैंक वाले को बोलेगा आप डिमांड ड्राफ्ट बना के दीजिए। तो जब ये रिक्वेस्ट करेगा तो बैंक वाला पहले अकाउंट में बैलेंस चेक करेगा कि है कि नहीं, उतना होने के बाद 20-25 रुपए अपना चार्जेस जोड़ने के बाद वो डिमांड ड्राफ्ट बना के देगा, और डिमांड ड्राफ्ट बनते ही पेयर जो इंसान पे कर रहा है उसके अकाउंट से पहले ही पैसा कट जाएगा। और चेक में क्या होता है, चेक सामने वाले को देने के बाद बैंक में जाने के बाद वो बैंक सामने वाले बैंक को पूछे तब पैसा कटता है, और यहाँ पे पहले ही पैसा कट जा रहा है भाई। बैंक डिमांड ड्राफ्ट के केस में पैसा पहले ही काट दे रही है। अब कटा हुआ पैसा आया है सामने डिमांड ड्राफ्ट, जो पैसा रिसीव कर रहा है मनी रिसीवर को, तो क्या होता है सिक्योरिटी बढ़ जाती है भैया। चेक के केस में पता ही नहीं है ना कि सामने बैलेंस है कि नहीं, बट डिमांड ड्राफ्ट तभी इशू होता है जब उतना बैलेंस वहां होगा और उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। डिमांड ड्राफ्ट की सेफ्टी ज्यादा है, बट फॉर द पर्पस ऑफ बीआरएस आप ये मान के चलिएगा, इंपॉर्टेंट बात क्रक्स ये रहेगा राजा, कि चेक की तरह ही होगा, ड्राफ्ट इज सिमिलर टू चेक, तो आपको कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं करना है इसका। मतलब मैंने आपको प्रैक्टिकलिटी बता दी क्या होता है, बट थ्योरेटिकली आपको यहाँ पे बीआरएस वाइज आपके लिए कोई फर्क नहीं आएगा। आप ड्राफ्ट को चेक की तरह ही रीड करिए, आपका काम आसान हो जाएगा। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्लियर्ड, आप ऑलरेडी जानते हैं, चेक आपने डिपॉजिट किया तो कैशबुक में आपने पहले प्लस की एंट्री ली होगी जिस दिन आप डिपॉजिट करते हो, लेकिन पासबुक में प्लस नहीं हो पा रहा है तो आप बीआरएस में क्या करेंगे, सिर्फ नाम लिखना ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, और यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे आप माइनस कर देंगे 75,000 अगर आप कैशबुक टू पासबुक जा रहे होंगे, और वाइस वर्सा बाजू में आप जानते हो, आप सीख चुके हैं बहुत सारी चीजें। बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट किया मतलब पासबुक में प्लस की एंट्री है, बट नो एडवाइस रिसीव बाय द कंपनी, अभी नहीं मिली तो बाद में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब पासबुक में चीजें प्लस हो चुकी हैं तो बीआरएस के अंदर सीधा आप लिखो बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक डायरेक्टली, और यहाँ पे कैश बुक टू पासबुक जाने वाले सिनारियों में आप इसको ऐड कर देंगे जितना भी अमाउंट रहेगा उतना, ठीक है जी। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू अकाउंट बाय बैंक फॉर विच
नो डिटेल्स आर अवेलेबल। बैंक ने क्या किया, गलती से डेबिट मार दिया आपके खाते में, गलती से माइनस कर दिया। बट देखो वो आपका लुकआउट नहीं है, आपको सिर्फ बैलेंसेस अगर मैच कराने ना, तो बीआरएस में आपको लिखना पड़ेगा अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। तो जब बैंक ने ही माइनस कर दिया है, तो आपको भी मजबूरी में बीआरएस में सीबी टू पीबी में माइनस करना पड़ेगा। ठीक है जी, माइनस करना पड़ेगा। आप सिर्फ एक्सप्लेन करो, ये मत सोचिए कि आप अकाउंट में माइनस नहीं कर रहे हो, आप अपने कैश बुक को नहीं छेड़ रहे हो, जो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है। आप सिर्फ बीआरएस में लिख के बता रहे हो कि ये रीजन से मेरा डिफरेंस मैच नहीं कर रहा है। आपके अकाउंट में कोई छेड़खानी नहीं है, आपका जो कैश अकाउंट है ना, वहाँ कोई छेड़खानी नहीं हो रही है भैया। इसीलिए तो बीआरएस अलग से बना रहा हूँ, सिर्फ स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने के लिए कि वो बैंक वाले ने, बैंक मैनेजर गधा, उसने मेरे अकाउंट डबल अमाउंट माइनस कर दिया था। ये आप सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। डोंट माइंड माई लैंग्वेज। इससे बियॉन्ड जो शब्द आप सुनना चाहते हो वो मैं आपको नहीं दूंगा रिविजन क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन ओवर सॉरी अंडरकास्ट बाय 10,000। आपकी गलती, आपके क्या कैश बुक मेंटेन होती है, उसका जो पेमेंट साइड है, पेमेंट वो कम है, ठीक है। अब कैश बुक के अंदर डेबिट होता है और क्रेडिट होता है। अगर आपका पेमेंट शॉर्ट है 10,000 से, इसका मतलब ये हुआ ना बेटा कि आपका बैलेंस ज्यादा है 10,000 से। समझ रहे हो, अगर पेमेंट साइड शॉर्ट हो गया तो मतलब बैलेंस बढ़ जाएगा 10,000 से। देयरफॉर जब आप बीआरएस बनाओगे, तो उसमें स्टेटमेंट ये जो ऊपर है, फिर वापस रिपीट करो भाई, मेंटल कहानी है ये, दिमाग के लॉजिक्स जो आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए, तो लॉजिकली आपके आंसर्स यहाँ पे बनेंगे। ठीक है जी, तो ये आप इसको आप एग्जाम में करके मत आइएगा, ये आपके दिमाग की चीज़ है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, दिमाग की चीज़ है वो, ठीक। नेक्स्ट, बीआरएस में आप क्या लिखोगे, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, ऐसा ये जो लाइन लिखी हुई है ना उसको यहाँ पे लिख दीजिए। और अगर आप कैश बुक टू पासबुक में जा रहे हो, खुद सोचो भैया, माइनस की एंट्रीज कम है, तो माइनस कर देंगे 10,000, बैलेंस मैच्ड। वेरी इजी सर, थैंक यू सो मच। एंड आउटगोइंग चेक, भाई आउटगोइंग चेक, लैंग्वेज चेंज कर दी कंफ्यूज करने के लिए। ये चेक इशूड ही होगा ना यार, आउटगोइंग चेक मतलब पेड, पेमेंट कर रहे हो, ऑफ 350 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। आपने कैश बुक में, माइंड वाला चला रहा हूँ, एक बार 350 माइनस करना चाहिए था, दूसरे बार और माइनस कर दिया है, तो इसको बीआरएस में प्लस कर दीजिए। बीआरएस के अंदर जाके क्या करोगे, चेक, चेक आउटगोइंग चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस, तो जो एक बार वाला है ना, उसके लिए प्लस 350 कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, प्रिपेयर बीआरएस ऑन 30/6/2020, द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू हायर परचेस एग्रीमेंट, एक टाइप का फ्यूचर में एक्वायर करने वाला एग्रीमेंट रहता है, मतलब ये लोन अरेंजमेंट ही है, टू पे बाय बैंक ऑर्डर सम ऑफ 3 लाख एवरी मंथ ऑन द 10th ऑफ ईच मंथ। आप बीआरएस कब बना रहे हो, 30/6 से, और ये आपका 3-3 लाख कब कटना चालू हुआ, हर महीने के हिसाब से अप्रैल से, तो अप्रैल मई जून, तो कितना पैसा कट रहा होगा, 3 × 3, 3 × 3 इज इक्वल टू 9 लाख कट रहा है। ठीक है, अमाउंट का असरटेनमेंट हो गया। नो एंट्री इन कैश बुक सोफा, देखो आपने जब लोन लिया था तो ईसीएस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम बोलते हैं, जब आप लोन लेते हो बजाज फाइनेंस टाइप का, या मोबाइल खरीदने का, या कोई भी इंस्टॉलमेंट वाला, तो जिस दिन आप लोन लेते हो ना, आजकल एक ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम वाली स्कीम चल रही, ईसीएच बोलते हैं उसको, ईसीएच या एनएसीएच बोलते हैं। उसके थ्रू क्या होता है, किसी को भी आपके खाते से पैसा कटवाना है ना, तो वो आपके ऊपर निर्भर नहीं होगा कि भाई आप अकाउंट में लॉगिन करके ट्रांसफर करो, वो ऑटोमेटेड आपसे एक ऑर्डर साइन करवा लेगा, और वो ऑर्डर वो आपके बैंक वाले को लगा देगा कि इस तारीख को पैसा काट देना, बैंक वाला अपने सिस्टम में फिट कर देगा, अपने आप बिना ह्यूमन इंटरवेंशन को पैसा कट जाता है। आजकल जितने भी ईएमआई से या म्यूचुअल फंड के एसआईपी, जो भी इंसान आपके अकाउंट से पैसा कटवाना चाहता है, वो इस तरीके से कटवाता है, सो दैट वो लैप्स ना हो, उस डेट पे लैप्सिंग ना हो जाए। तो देयरफॉर यहाँ पे भी हायर परचेस एक लोन एग्रीमेंट है, जिसके अंदर 3-3 लाख की ईएमआई सेट थी। ठीक है, कब से लेके अप्रैल से लेके 30 जून तक, मतलब 3 महीना हो गया, तो अमाउंट 9 लाख का हो गया। वो हर महीने आपके खाते से कट रही है, पासबुक में माइनस 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 चढ़ रहा है, लेकिन कैशबुक में आपने माइनस किया ही नहीं। तो देयरफॉर बीआरएस में जाके आप एंट्री पास करो कि इंस्टॉलमेंट एचपी हायर परचेस इंस्टॉलमेंट फॉर 3 मंथ पेड बाय बैंक, और यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए 9 लाख।
ठीक है, पासबुक से ऑलरेडी माइनस हो चुका है, कैश बुक में माइनस एक्सप्लेन करने के लिए बीआरएस में डाल दीजिए आप। ठीक है, आई होप समझ में आएगा। अ कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन हिज अकाउंट of 4 lakh paid the firm a check. The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book. Gross amount का मतलब होता है बिफोर। ग्रॉस अमाउंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिफोर डिस्काउंट। और हर जगह ग्रॉस का मतलब अलग अलग होगा। जैसे मान लो जीएसटी माइनस करोगे तो ग्रॉस अमाउंट बिफोर जीएसटी, टीडीएस माइनस करोगे तो ग्रॉस अमाउंट बिफोर टीडीएस। ठीक है, तो ग्रॉस में सिर्फ डिस्काउंट को लिंक मत कर देना, यहाँ पे ग्रॉस डिस्काउंट से रिलेशन में दिया हुआ है, देयरफॉर मैंने बिफोर डिस्काउंट लिखा हुआ है। बट अगर जीएसटी के रिलेशन में देखोगे तो बिफोर जीएसटी, उस टाइप की चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लाख का पेमेंट हो रहा था, तो 4 लाख का 4% क्या होगा, 16,000 हुआ। ठीक है, तो उसने क्या किया, 16,000 का डिस्काउंट क्लेम किया, तो अल्टीमेटली कितना पे हुआ, अल्टीमेटली 384,000। पासबुक में एंट्री माइनस की 384,000, बट कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम है वहां पे अपने अकाउंटेंट से मिस्टेक क्या हो गई, उसने ग्रॉस अमाउंट मतलब बिफोर डिस्काउंट वाला मतलब -4 लाख कर दिया है। मतलब उसने क्या किया, गलती से एक्स्ट्रा 16,000 माइनस कर दिया, जिसका डिस्काउंट दे दिया गया था। डिस्काउंट कस्टमर ऑफ द फर्म, सॉरी ये प्लस करेगा, हमारे अकाउंट में से माइनस की जगह प्लस कर दीजिए। पासबुक में प्लस 384 आया, कस्टमर ने हमको पैसा दिया है। ठीक है, तो अपने पासबुक में 384 आया, बट कैश बुक में प्लस 384 की एंट्री है, तो अकाउंटेंट ने ज्यादा 16,000 एक्स्ट्रा प्लस कर दिया है। तो आप क्या करोगे, बीआरएस में आप सीधा लिखो एरोनस्टली डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड, एरोनस्टली डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड, माइनस यहाँ पे कर दीजिए 16,000, जो कि गलती से पहले एक्स्ट्रा प्लस हो गया था, उसको माइनस कर दीजिएगा। ठीक है जी, तो सिंपल क्रक्स ये रहा कि एक कस्टमर से पैसा लेना था 4 लाख, अगले ने 4% डिस्काउंट क्लेम करके आपको 384 दिया था, तो आपके पासबुक में 384 गिरा है, बट आपके अकाउंटेंट ने ग्रॉस अमाउंट मतलब ओरिजिनल अमाउंट 4 लाख का वही प्लस साइड में डाल दिया था, तो गलती से 16,000 आपने एक्स्ट्रा प्लस करवा लिया था, उसी को हम माइनस करवाने बीआरएस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय द बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली बैंक ने पे कर दिया, आप भी बीआरएस में माइनस की एंट्री डाल दीजिएगा। अब बिल रिसीवेबल ऑफ 5200 प्रीवियसली डिस्काउंटेड। ठीक है, प्रीवियसली आपने डिस्काउंट किया था, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस 200 लगे थे, तो बैंक ने आपने आपको 5,000 दिया होगा। अब ये क्या हुआ, डिसऑनर्ड हो गया, तो बैंक आपके खाते से 5200 माइनस कर देगा। तो आपको भी क्या करना है, अपने खाते से क्या करना है, 5200 को माइनस की एंट्री कैश बुक टू पासबुक में दिखानी है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड इज डिसऑनर्ड, ऐसा करके आप लिख दीजिए। नेक्स्ट, अ बिल फॉर 10,000 वॉज रिटायर्ड या पेड बाय बैंक। ठीक है, रिटायर्ड का मतलब होता है पेड, रिटायर्ड शब्द आ जाएगा ना एग्जाम में, मतलब समझना पेड बाय द बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ 175। ठीक है, बट द फुल अमाउंट ऑफ बिल इज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अब ये जो रिटायर्ड या पेड है ना, ये अपना बिल्स पेबल था, तो बैंक ने क्या किया, जब बैंक उसको पेमेंट कर रही थी आपके स्टैंडिंग ऑर्डर से, तो बैंक को उस समय नेगोशिएट कर करके 175 का डिस्काउंट हो गया। मतलब बैंक ने अल्टीमेटली कितना पे किया, 10,000 माइनस 175, तो 9,825 उसने पे किया है। बट कैश बुक में क्या हुआ है कि माइनस जो है ना, वो सिर्फ 10,000 पूरे का माइनस है, मतलब एक्स्ट्रा कितना माइनस हो गया है, 175 माइनस हो गया एक्स्ट्रा। तो बीआरएस में जाके आप क्या करोगे, आप सीधा इतना लिखोगे, रिबेट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, रिबेट शॉर्ट कर रहा हूँ इसको, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऐसा आप शॉर्ट में लिख लोगे तो ठीक है। भी आपने रिबेट डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया, ज़्यादा माइनस दिख रहा है, प्लस 175 कर दीजिए जी, चीज़ें आपकी एकदम बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो विद दैट आपने जनरल पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अपन आएंगे एडजस्टेड कैश बुक के ऊपर। हाँ जी, तो नेक्स्ट है एडजस्टेड कैश बुक। तो एडजस्टेड कैश बुक कई बार मॉक टेस्ट वगैरह में देखा गया, नवंबर 19 के पेपर में देखा गया, ये इज वेरी
सिमिलर टू नॉर्मल बीआरएस, बस एडजस्टेड कैश बुक में क्या करना है, जो आपकी इंटरनल गलती है, जो पार्टी की इंटरनल गलती है, ठीक है, हम बहुत सारी गलती दिखाते हैं बीआरएस में, उसमें एडजस्टेड कैश बुक वाला अगर आपको बनाना पड़े बीआरएस, ठीक है, वो क्वेश्चन में इंडिकेशन दिया रहता है, नीचे क्वेश्चन दिया होता है बुक का, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ सॉल्व करके, बट एक इंडिकेशन दिया होता है कि आपको कैश बुक को पहले एडजस्ट करना है, फिर आप बीआरएस पे जाओगे। तो कैश बुक में आप एक एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हो। किन चीजों की एडजस्टमेंट एंट्री? जो अपने यहाँ की गलती होंगी, खुद की गलतियां, उसके रिगार्डिंग आपको एडजस्टेड कैश बुक पास करना है, ठीक है। अपने यहाँ की गलती, जैसे बैंक ने सब कुछ ठीक किया, हमारे यहाँ की गलती हमने रिपोर्ट नहीं किया, वो सारी चीजें अपने को एडजस्टेड कैश बुक में डालनी है, डायरेक्टली वाली चीजें, ठीक है। और बाकी उसका एक रिवाइज्ड बैलेंस निकलेगा, रिवाइज्ड बैलेंस को अपन बीआरएस में लेके जाएंगे, और फिर बीआरएस में 2-3 पॉइंट्स ही रह जाएंगे, उसको बनाएंगे और आपका बीआरएस खत्म हो जाएगा। तो जो आप पूरे पॉइंट पहले बीआरएस में करते थे, उसके कुछ पॉइंट एडजस्टमेंट में चले जाएंगे एडजस्टेड कैश बुक के अंदर, और बचे हुए जो रिमेनिंग पॉइंट्स रहेंगे वो बीआरएस में जाएंगे। और कौन से वाले पॉइंट एडजस्टेड कैश बुक में आते हैं? ये वो पॉइंट्स रहेंगे भैया, ये वो पॉइंट्स रहने वाले हैं जो कि अपनी गलती है, जो हम सुधार सकते हैं अपने कैश बुक के अंदर, ठीक है। बैंक के पार्ट में जाके आप नहीं सुधार सकते, अपने यहाँ सुधार सकते हो, उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो एज पर द कॉन्सेप्ट वी हैव टू प्रिपेयर 2 आइटम्स, एडजस्टेड कैश बुक, फिर बीआरएस बनाओगे, ठीक है जी। अगर आपकी एरर रिसीट साइड में तो डेबिट साइड में एडजस्टमेंट करिए, अगर आपकी एरर पेमेंट साइड में तो क्रेडिट साइड में एडजस्टमेंट करिए। फिर जो नया बैलेंस निकलेगा, रिवाइज्ड बैलेंस ऑफ एडजस्टेड कैश बुक, उसको आप बीआरएस में डाल के जो रिमेनिंग पॉइंट्स होंगे उसको आप क्लियर करेंगे, बीआरएस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन 30 September 18 द कैश अकाउंट ऑफ XYZ अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन, मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस है 8062, ठीक। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक के हिसाब से एन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड रिवील द फॉलोइंग। अब नीचे आते सीधा पहले, यू आर रिक्वायर्ड, ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन बोल रहा है भाई, मतलब एडजस्टेड इन द कैश बुक। ये क्या बोल रहा है? आपको इनडायरेक्टली इंस्ट्रक्ट कर रहा है यहाँ से कि भाई एडजस्टेड कैश बुक बना पहले, बोल रहा है ना, कैश बुक को अमेंड कर मतलब एडजस्ट कर, ठीक है, टू अराइव एट करेक्ट बैलेंस, एंड उसके बाद तू बीआरएस बना लेना। तो मैं आपको देखो क्वेश्चन दिखता सिमिलर है, मैं सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई करा रहा हूँ कि कौन से वाले पॉइंट आपके एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगे। अ चेक डिपॉजिटेड और वॉज क्रेडिट, तो बैंक में जाके आप क्रेडिट नहीं करा सकते, आपने ऑलरेडी उसकी एंट्री पास कर चुकी है अपने कैश बुक में, इसको अपने को बीआरएस में लेना, पहले वाले पॉइंट को। अ पेमेंट बाय चेक हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, ये तो आपकी गलती है ना, आप जब पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, पेमेंट के टाइम में आपको एक ही एंट्री पास करनी चाहिए थी कैश बुक के अंदर, आपने 2 गलती पास की है, तो इसको आपको कैश बुक में सुधारना पड़ेगा, ठीक। ऑन 29 September बैंक ने क्रेडिट किया ये, बट आपके यहाँ पे क्रेडिट नहीं हुआ, इसको आप कैश बुक में क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। बैंक चार्जेस कट गए थे, आपने एंटर नहीं किए, काट दीजिए एडजस्टेड कैश बुक में, पेमेंट साइड में। बैंक ने क्रेडिट किया 30,000 टू XYZ इन एरर, इसको आप बीआरएस में लेंगे, बीआरएस में, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, आपको तो लेना ही नहीं था तो आपने नहीं लिया है, आपकी गलतियां ही नहीं, बीआरएस में एडजस्ट करोगे, लिख देता हूँ बीआरएस। A bill of exchange for 1,60,000 was discounted by XYZ with his bank. The bill was dishonored, but कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं हुई है, तो कैश बुक को एडजस्ट कर लें। चेक इशूड अप टू बट नॉट प्रेजेंटेड, जब चेक इशू हुआ तो आपने अपने कैश बुक में ऑलरेडी एंट्री पास करके रखी है भैया, तो आप फिर से एंट्री उसकी पास मत करिए, इसको सीधा बीआरएस में लीजिए। A bill payable of 2 lakh has been paid by bank but was not entered in cash book and bill of 60,000 has been discounted, इसको भी अपने को कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। आपको समझ में आ गया कैश बुक में कौन सा लेना और बीआरएस में कौन सा लेना, बस फ्लो याद रखिएगा। पहले आप कैश बुक स्टार्ट करोगे क्रेडिट बैलेंस 8062 से, फिर यहाँ पे प्लस माइनस जितने भी कैश बुक के पॉइंट दिए उसको डाल दीजिए उनके अंदर, फिर आपका एक रिवाइज्ड बैलेंस आएगा, इस रिवाइज्ड बैलेंस को बीआरएस में लेके जाइए, जिसको आप बोलोगे रिवाइज्ड बैलेंस ऑफ कैश बुक। फिर वहां पे जो यहाँ पे बीआरएस के पॉइंट्स टिके हुए हैं ना, उसको एडलेस कर ले, जैसा पहले की नॉलेज थी उससे,
तो आपका बैलेंस एज पर पासबुक मैच कर जाएगा। स्ट्रक्चर सिमिलर है बट वो ये इस पैटर्न में अलग से जा रहा है। वो ये बोल रहा है कि जो गलती आपके यहाँ पे है उसको आप अपने आप सुधार लीजिए, डायरेक्टली कैश अकाउंट को अमेंड कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में तो अमेंड होगा ही। तो ये दूसरा तरीका हो गया बीआरएस बनाने का। ये भी वैरायटी कभी कभी पूछता है, तो कभी भी बीआरएस बनाने हड़बड़ी में क्वेश्चन देकर एक्साइट मत हो जाइएगा। पहले आपको रिक्वायरमेंट पढ़नी है कि क्या वो आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भाई पहले कैश बुक को अमेंड कर, या एडजस्टेड क्लियरली बोल के रखा है कि कर। तो देखो पहले कैश बुक को अमेंड करना है, फिर बाकी चीजों के ऊपर बैलेंस, रिमेनिंग आइटम्स ऑफ क्वेश्चन वो आप बीआरएस में डील करोगे। इस तरीके से ध्यान से करिएगा, इसमें एरर मत करना, हड़बड़ी वाली एरर्स नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। ध्यान रखना है बेटा, कभी भी ना वो जो हड़बड़ी की एरर या एग्जाम प्रेशर की एरर है वो आप कभी भी नहीं करके आओगे। आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, बीआरएस का क्वेश्चन आएगा, पहले नीचे रिक्वायरमेंट जाके पढ़ना कि क्वेश्चन आपसे चाहता क्या। कई बार आपने ये 2-3 शब्द नहीं पढ़ते हो ना, उसमें अपने को क्या फील होता है एग्जाम के बाद कि हम सही बना के आ रहे हैं, इतने में आपको आते हुए भी आप ब्लंडर करोगे। आते हुए, आई रिपीट, ये चीज आपको आ भी रही होगी ना, तो भी आप इसके ऊपर ब्लंडर मचा के आ सकते हो अगर आप इस पॉइंट को ढंग से नहीं रीड करते। देयरफॉर विद दैट अपना बीआरएस का रिवीजन खत्म होता है। तो प्लीज इनको खुद भी देखिएगा 2-3 बार, और साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक टैग कर दूंगा, प्लस इनको उन दोस्तों को भेजिए जो आपको फोन करके जानकारी होंगे। ठीक है, तो विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर। अपन मिलेंगे अगले रिविजनरी वीडियो में, और पूरा का पूरा सिलेबस आपका रिवाइज किया जाएगा इन वीडियोस के थ्रू। थैंक यू सो मच, बाय, ऑल द बेस्ट। बहुत मेहनत करिएगा, मजा आ जाएगा।